My batch was commissioned in November 1971, 1 month before the war. And you can imagine the state of my mom and dad. Their elder son had gone in the 65 war, their younger son, which had joined, was now going to the 71 war. And they were very worried, and I felt bad inflicting all that misery on my mom and dad. But then you can't change your destiny. On the very first night of our service, many of us were in action. Many of us died. One particular friend of mine, Second Lieutenant Mahendra Pal Singh Chaudhary, that Pakistani officer, he was so enraged. So with bayonets, they gouged out both the eyes. ओह सर क्या बात कर ओके हमसे $1 अरब ले लिए GE 404 इंजन के लिए। 2.5 साल हो गया, दो इंजन नहीं दिए साहब। 500% टैरिफ की धमकी लगा रहा है, तो दोस्ती में अब रह क्या गया? ये तो मतलब हमको नुकसान करने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। भारत में एक तबका है कि नहीं साहब, हमारी तो मोहब्बत है अमेरिका से। कैसे, किसने बोला? 30% नासा इज इंडियन, 30% सिलिकॉन वैली इज इंडियन, 30% टॉप डॉक्टर स्पेशलिस्ट आर इंडियन। जी हाँ, हमारा फायदा उठाया है, हमारा ब्रेन ड्रेन किया है, और अब तो दुश्मनी पे आ गए। बीच में हमने $20 अरब के हथियार खरीदे अमेरिका से, अब उनके स्पेयर पार्ट नहीं दे रहा। शत्रु बोध हो नहीं रहा हमारे देश में। ईरान को जो है ज्योग्राफिकली इज क्लोजेस्ट, ईरान का ऑयल भारत को चीपेस्ट पड़ता है। अमेरिकन ने सैंक्शन लगाई, बोला तुम तेल नहीं लोगे साहब, देन यू कैन ऑल्सो गो टू हेल्थ सर। और इस सरकार ने दिखा दिया, जियोपॉलिटिक्स है, हार्श रियलिटी है। बट से जियो पॉलिटिक्स और जगह फेल है। जब ऐसे सब जगह दुश्मन होते रहेंगे तो अभी अब लड़ता ही थोड़ी रहेगा इंडिया सबसे। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं सर, द टाइम हैज कम टू फाइट अ फाइनल बैटल एंड सॉर्ट देम आउट, डोंट वेट टू बी हिट। बिफोर इंट्रोड्यूसिंग माई गेस्ट मुझे एक फिल्म याद आने लगी जो कि है पान सिंह तोमर। तो पान सिंह तोमर के ऑफिसर होते हैं, वो उनसे पूछते हैं कि इतनी नौकरियां थी, तूने फौज को ही क्यों चुना? तो पान सिंह तोमर रिप्लाई करते हैं कि साहब, इस देश में फौज को छोड़ के बाकी सब चोर। थोड़ा फनी जरूर है, बट ये सच्चाई आपको थोड़ी सी समझ में आएगी जब आप ये पॉडकास्ट देखेंगे। जैसे बहता हुआ पानी कभी आपसे नहीं पूछता कि वो किसकी प्यास बुझाने वाला है, चाहे वो माइनॉरिटी हो, मेजॉरिटी हो, कास्ट हो, रिलीजन हो, किसी रिलीजन को नहीं पूछता। वैसे ही हमारी फौज भी है, जो जब बॉर्डर पे खड़ी होती है कभी ये नहीं पूछती कि वो किसी माइनॉरिटी को, मेजॉरिटी को, कास्ट को या किसे प्रोटेक्ट कर रही है। और आप इस देश में कहीं भी बैठ के, एक अच्छे कमरे में बैठ के, सर्दियों के दिनों में आग तापते हुए एक आप कह देते हैं कि इस देश में रहने का मन नहीं करता। ये कहीं न कहीं एक बहुत बड़ी इंसल्ट है उस सियाचिन पे बैठे हुए जवान के लिए, जो इतनी आसानी से एक सिविलियन कह देता है कि इस देश में रहने का मन नहीं करता। जहाँ सियाचिन पे खड़ा हुआ जवान कभी जान देने से कतराता नहीं, वहाँ हमारे सिनेमा हॉल में कुछ लोग जनगण मन पे खड़ा होना भी ठीक नहीं समझते। तो हम ऐसे देश में रहते हैं, तो थोड़ा-सा अगर हमारे अंदर थोड़ा-सा देशभक्ति जागे, तो शायद आप इस पॉडकास्ट को भी समझ पाएँगे और इसकी गहराई को भी समझ पाएँगे। सो ऑन टुडेज़ एपिसोड आई वांट टू इंट्रोड्यूस माय गेस्ट, टुडेज़ वेरी स्पेशल गेस्ट, none other than Major General G.D. Bakshi. Thank you so much for being part of the show, sir. So first of all, thank you for being part of Impact Stories. थैंक यू फॉर हैविंग मी। सबसे पहले सर, मैंने कहा था ना आपसे एक बहुत फनी सवाल पूछूंगा। सो आई थिंक आई रिसेंटली वॉच्ड अ फिल्म कॉल्ड पान सिंह तोमर। तो उसमें इरफान खान से पूछते हैं, पूछते हैं कि और इतने प्रोफेशन थे, आप मिलिट्री में ही क्यों आए? उनके बॉस होते हैं, अ बॉस लाइक यू आस्क्ड द क्वेश्चन। वो और ही सेज विद लॉट ऑफ प्राइड दैट कि सर, इस देश में मिलिट्री को छोड़ के बाकी सब चोर। व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट? Look, even in my case, I had no option, no choices. In the sense that, from as a child, I was born in Jammu, brought up in the mountains, in Udhampur, from where you could see the hills of Kishtwar. And incidentally, I spent 3 years doing counter-terrorist operations in Kishtwar. They found my horizon then. I used to look at it and I used to see a line in the sky, where the earth and the sky meet. And as a little child, I used to think that is the edge of the world. And once I started with my Alsatian dog, my dad's Alsatian dog, and I started walking towards the horizon,
because I used to see the sun rise and then the sun set behind those mountains. I thought they were the edge of the earth. So I started walking. I got lost in the forest somewhere. Fortunately, my father's PN, who used to live across that forest, he saw me, "Kya kar rahe ho, Baba?" and he brought me back. So that was my first quest for the horizon. And then I realized that every time you walk, the horizon steps away. It will always be the horizon, right? So I had an inkling that I was cut out for a life of war and war fighting. But when I was a child, I was very interested in books. I was interested in Tibetan Vajrayana Buddhism. I used to see the lamas walking down from Ladakh and the Ladakhi guys with their fur-lined caps and copper tan, this thing. So that was what I was brought up with. And so my parents thought, my father thought that I was all the time in the library reading books. I was never worried about my clothes or appearance. I had ink on my shirt and, things like that. So my elder brother, he was tall, he was handsome, 6-footer, everything, great cricketer, great hit with the girls, everything. So everybody thought he would join the army and he did. Nobody thought I would join the army. Because they thought he is scholarly type, पढ़ने लिखने वाला है, ये वो, तो he is not the type for the army. Then to make up my mind, the Lord makes up your mind. My elder brother, he joined the army. He served in the 11th Battalion Jammu and Kashmir Rifles. And in 1965, he was martyred. 23 years old he was, and he came back as a urn of ashes. Those days, they did not send the bodies back for cremation. They used to cremate them there itself. And that boy came to me with from the unit with the ashes. So, how did he die, etc. This is the questions people ask. He said, no, very bravely, this thing. But when I found him a little shifting his eyes here and there, and also I took him aside. I said, tell me, how did he die? He said, sir, badly. He was blasted by an M16 mine. This is an American mine which is about this big, that much explosive, almost a kilogram, jumps up till your waist and then it explodes. So that it all goes to your intestines and heart and lungs and everything gets perforated. So he said his pieces went all over. And we had to collect them together and then cremate them because there was what body? So naturally, my eyes filled up with tears when I thought of my brother like that. So, you know what he told me? That rustic Jawan from the battalion, he said, sir, आप रो नहीं सकते. आपको इसका बदला लेना होगा. I took one look at him and I knew what I had to do thereafter. So when the lamenting was over, I'm talking of September 1965, 65 war. Everybody made a beeline for our house, Neta, Shetas, everyone, No, not one of them have their sons in the army. Right. Yeah, that's what I asked the question of. So not one of them have their sons in the armed forces. But they all came to commiserate with my father, mother, what a great hero, this, that, and the rest. And then they went away and we were left alone with our misery. And then in that misery, I popped that thing, ki, Dad, I'm going to join the army. And you can imagine the reaction of a family that has just lost one son. They were aghast. The first reaction was, यार हमने ठेका ले रखा है लड़के देने का, बाकी मर गए हमारे आसपास के खानदान, वो नहीं कर सकते. Only we have to do this duty. I said, Dad, it's not that. I have to go. So my dad said, look, yaar, I have served the Maharaja State Forces, or Raja Hari Singh. He was his Darbari, he was his chief education officer of the state forces. He said, I know what the army is. You are not the army type. You won't fit in. You will be a square peg in a damn round hole, man. Okay. Don't do it. You'll be unhappy. So he said, no, I know that because your brother has died that you are this thing, but let it pass. This will pass and all that. Don't. I won't let you go. Simple. So I know there was stony silence on the dinner table, because I couldn't swallow my food. I had never disobeyed my father. I said, but
जा रहा हूँ. So he was very upset and aghast and all that. So then he will tell you a new thing. You see, he said, there is a Jain astrologer here. He was a follower of Ramakrishna. He used to do astrology for the sake, he was a mystic otherwise, man who used to do a lot of meditation and all. So he said, "Tu uske paas ja, apni patri dikha aur bol, is this your future?" I said, "Dad, I don't believe in patris, yaar. I'll make my own destiny. What the hell are you telling me?" He said, "No, no, no, I'm not asking you to go because he's an astrologer. I'm asking you to go because he's a mystic. He's a very learned man. Since you are interested in meditation and all, go ask him whether this is the life that you should choose." So I went to that astrologer, he looked like a Buddhist monk, and a round face, big spectacles, round spectacles. He was in the middle of a very crowded back alley, but there was one entry room and there was his room, and his room was a block of peace. He used to sit on a white divan with that pillow behind, and on the wall there was just one photo of Ramakrishna Paramahansa, you know. He's a great devotee of Ramakrishna. So I went to him. So he had a look at my patri. He said, "ये time गलत है." I said, "How do you say that? Time galat hai? Time to bilkul theek hai, because I was born in a military hospital." So they are very particular about that. He said, "No, no, no, no. As per this patri, you should be, in your last birth doing meditation, doing yoga, this, that, and philosophy and all that. And as you want to join the army." So I said, "Virodhabhas kya hai? I don't see the contradiction." He said, "You don't? दो ही तो कैरियर ज्वाइन करना चाहते हैं आजकल लड़के, या दे वांट टू जॉइन द ब्लडी फिल्म्स और दे वांट टू बिकम जॉइन द आर्मी बिकॉज राजसिक लाइफस्टाइल, whiskey, rum shum, everything, parties, fighting, killing, Rajsik lifestyle. That's not, this is not what it says you are or are going to be." I said, "No, but if I join the army, have you thought of it? That I'll go to the Himalayas. Which better place to meditate?" Right. You see, I said, if I was born a few centuries earlier, I would have become a monk of the Ramakrishna order or whatever. But now if I try and do that, they'll say कि भगोड़ा हो गया, he couldn't do his studies, नहीं पढ़ नहीं सका, he couldn't face life, so he is gone. So भाग गया है. I said, now I'll get paid for it, huh? I'll get paid for going to the Himalayas. And believe you me, from Ladakh to Arunachal Pradesh to Sikkim to wherever, I've been all over the Himalaya. I've lived 16,000 feet above the sea level, and that is what my life was. He was very astonished. He said, "Acha, I never thought of an army career in that light." So then he said, "Well, then it makes sense." He said, "Go," but I had opted for the Air Force. He said, "There is great danger from the air element. I advise you don't join the Air Force. You want to fight, you fight on the ground." So then when I actually went over, I had some experiences, and then when they checked my eyes, they said, "Abhi to theek hai, but baad mein problem ho sakta hai." So I said, "That means I won't get flying." He said, "May not." So I said, "To hell with it. I'm not opting for it. I want to fight." So then I changed my service from the Air Force to the Army. So I said, "I won't fly." So in the NDA, in my final term, sixth term, I switched over from the Air Force to the Army. And people said, "Tu pagal hai, tu pongo banna chahta hai. Arey, you were going to get flying and this and that, and those days, gnats, hunters, MiGs. So you are mad." So I said, "No, no, but that's my future." And I was glad I took that decision, because you see, my batch was commissioned in November 1971, 1 month before the war. Yeah, Bangladesh war. Bangladesh war. And we were pitchforked straight. Academy passing out parade, 10 days to see Mama, Papa. And you can imagine the state of my mom and dad. Their elder son had gone in the 65 war. Their younger son, which had joined, was now going to the 71 war. Yeah. So they didn't say anything, but their faces were tense, and they were very worried. And I felt bad inflicting all that misery on my mom and dad. But then, destiny, you can't change it. You can't change your destiny. So we were pitchforked into that 1971 war. We are called the cannon fodder batch or the born to battle batch, right?
born to battle. We, like I said, 10 days leave to see mom, dad, straight into the railway trains. And when we got down at Siliguri, the bloody whole station was full of soldiers with steel helmets and rifles and bayonets gleaming in the winter sun. I still remember that sight. Thousands of soldiers on that railway platform. And hum log utre, there were about 30, 40 of us, who were going to various places in the east. And we got down there, so we never knew when we would meet again. We were so happy. Course में बड़ा spirit होता है, you are the greatest of friends in your batch. And so we were singing, and all along in the trains, we were having a gala time, becoming a nuisance for the other passengers. But then when we reached, तो हम एक दूसरे को गले मिले कि यार फिर पता नहीं मिलेंगे कि नहीं, वॉर तो शुरू हो गई है. So our boys came, जल्दी करो साहब, जल्दी करो, there is no bloody time to waste. वो बोले कि आपका तो यूनिट इज इन एक्शन, जल्दी करो, छोड़ो ये सब, ये अपना ये पकड़ो साहब, अपना स्टील हेलमेट. तो बोले ये ट्रंक शंक आ जाएगा. ओ साहब फिक्र ना करो, ਅਸੀਂ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਟੂ ਦ ਯੂਨਿਟ ਰੀਅਰ. ਇਹ ਫੜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਇਹ ਫੜੋ ਇਹਦੇ ਬੇਨਟ ਚਾੜ ਲਿਓ ਸਾहब, बेनट लगा लो, कहीं कुछ भी हो सकता है. हाँ? तो ये पकड़ो साहब और अपना पैक ले लो, वाटर बॉटल ले लो. दैट्स ऑल दैट यू विल नीड टू फाइट. यू वोंट नीड द रेस्ट ऑफ योर ट्रंक्स एंड स्टील ट्रंक्स एंड ऑल दैट. वो यहाँ रहेंगे पीछे. So on the very first night of our service, many of us were in action. Many of us died. Some lost their arms, some lost their legs. Very strange. The best cross-country runner, he lost his leg. The best boxer lost his arm. Things like that. And some of them died. One particular friend of mine, Second Lieutenant Mahendra Pal Singh Chaudhary, MPS Chaudhary, he was sent on a patrol dressed as the Mukti Bahini along with two boys to reconnoiter the enemy's defenses. And 29 Baluchs, a bastard battalion, if I can call it, they were there. They got ambushed. These three, the officer and the two-man patrol, they were tortured to death. And let me explain to you, elaborate what I mean by torture. Every bone in their body was broken with, the rifle butts. Their bodies had cigarette burn marks all over the body, especially in the sensitive portions. Because the simplest form of torture in the field is that you take a lit cigarette and you stub it out on your chest, on your neck, on your knees, behind the knees, where the sensitive portions, so that you scream, then he lights up the cigarette again. Now tell me, and This man was very tough. He was a tough guy, MPS Chaudhary. And he was not the kind of a guy who would break under torture or, do this. So they refused to give any information. And when he kept asking, he spat on his bloody face and gave him a defiant look. So that Pakistani officer, he was so enraged. He said, take out his bloody aankh nikal do sale ki dono. So with bayonets, they gouged out both the eyes. Oh, sir, क्या बात कर. Okay. And one of the eyes was hanging on the cheek by the optic nerve, right? So bola smash kar do sala, the whole eyeball. So Bennett mara, and the eye has that liquid. The whole thing was splashed on his face. And there was a Time magazine, American Time magazine का correspondent hanging around. जैसे आओ आओ आपको दिखाते हैं, ये इंडिया है, मुक्ति बाहिनी नहीं है कुछ भी. ये देखो लुंगी कुर्ता में आया, they are Indian soldiers and all that. तो फोटोग्राफ करो. And बड़े खड़े होने लगे. तो he saw the state of the bodies. जैसे कैसे मरे यार, ये बॉडी का ऐसे हालत कैसे हुआ. बोले अरे कुत्तों ने खाया होगा, काटा होगा. इसे कुत्ते सिगरेट नहीं पीते, by the way. I haven't seen dogs that smoke a bloody cigarette. So he said, you sure you want to stand with these corpses? Because you could be tried for war crimes. तो दो अफसर तो हट गए, अब उनके जवान खड़े कर दिए, standard Pakistani way, and they click. So this man had lost his father quite early on as a kid. His mother had brought them up. And she was teaching in the Wallams convent in Dehradun, right?
And poor thing, she had a boy and a girl, and she'd struggled to bring them up, educate them, and things like that. And now she was so happy that her son had become an officer, and she thought the end of her troubled days are over and all that. And then she got the news. And then from the unit, they sent his trunk back, and they sent his belongings and uniforms and all that. So she asked the boys who came from the unit, "How did my boy die?" तो बेचारे क्या बोलते हैं? They just put their heads down very bravely, madam, very bravely. So she left it at that. And then she, was very distraught, quite obviously. So she went back to the school to teach कि मेरा कहीं मन लग जाएगा. And as she went to the school, she went to the school library, and you have a magazine rack. Magazines are displayed. Which magazine did she saw on top? The Time magazine. And when she looked closely, you see, even in a mangled state, the mother will recognize her son. She recognized her son, she screamed and she fainted. She couldn't teach thereafter. She had to leave school. It's just one of our coursemate went and married the sister and, saved that family, kind of a thing like that. That is the price of war which the families have to pay. And we have seen it in full measure. This was not the only war that I fought in my 37 years in the Indian Army. You see, I have fought after this as a major in Punjab, counter-terrorist operations. Then I fought in Kargil. I had in my unit 6th Battalion Jammu and Kashmir Rifle, 6 boys killed, 21 wounded, right? And of course, we got 1 Veer Chakra posthumous, 4 Sena medals. We got, I got the VSM and all that. But then I fought as a brigadier in Kishtwar, 3.5 years. The same mountains I used to see as a child of 7, 8 on the skyline, I went and fought there. So then when I became a Major General, I was again sent back to Jammu and Kashmir because by this time there was a lot of problems in Rajouri and Punch. And the army commander wanted me to sort them out, and he said, Ki, you are very experienced in counter-terrorist operations, so we are sending you there. Though I had had 3 consecutive tenures in J&K. So I sorted that place out. I'm very happy we broke the back of terrorism in that Rajouri Punch area. And I left Rajouri Punch as peaceful as a lamb. So my question comes here, let's say 1971 में बांग्लादेश की हेल्प करने के लिए जब इंडिया आगे आया, now there's a lot of things going on with minority Hindus. अब इंडिया उसमें इंटरप्ट क्यों नहीं कर रहा है? मतलब इसमें इतना आगे से जाके क्यों नहीं हेल्प आउट कर रहा है? देखिए साहब, आपको करना पड़ेगा. There is no option. कब तक सहोगे? Exactly. वही कब तक वो आपके लोगों को मारते जाएंगे? There is the United Nations was talking of a duty to protect. Right. You see, रवांडा शवांडा के बाद उन्होंने पॉपुलराइज किया था ड्यूटी टू प्रोटेस्ट. एंड ड्यूटी टू प्रोटेस्ट मीन्स दैट आप जो है you send in your forces to save the Hindus, the Buddhists, the Christians. It is the duty of the government to do it. But if it does not do its lawful duty, then it can be taken to task, and it should be taken to task. Not only this, वो थ्रेटन कर रहे हैं कि साहब हम तो बिहार ले लेंगे, बंगाल ले लेंगे, हम उड़ीसा ले लेंगे, हम 7 सिस्टर्स ले लेंगे. अरे तुम्हारे बाप का राज है. जिनको मतलब आज़ादी भी दिलाने में सब इंडिया का. अरे हमारे 3,864 ऑफिसर्स जैसे उस जवान शहीद हुए थे साहब. घायलों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ. इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए, इस बेगैरत मुल्क को आज़ाद कराने के लिए आज वहाँ पे वो रज़ाकार जो पाकिस्तान की फौज को औरतें सप्लाई कर रहे थे, पिम्प्स जो कर रहे थे पाकिस्तान की फौज के लिए, वो आज वहाँ पे चौधरी बन के बैठ गए. वो ईस्ट बंगाल का वापस बांग्लादेश का वो ईस्ट पाकिस्तान बनाना चाहते हैं. सो देन दे विल बी अ प्राइस टू पे. ठीक है साहब, दे विल बी अ प्राइस टू पे. यू वांट टू फिंगर इन द नॉर्थ ईस्ट, you want to say that you will cut the Siliguri corridor and you build a bloody airport next to it and you invite the Chinese and the Pakistanis next to it. Well, there will be a price to pay. And I think the time has come. 1971, जब हमने सर्विस शुरू की थी, the time had come for the birth of Bangladesh.
Victor Hugo says, "No army can withstand the strength of an idea whose time has come." ठीक है, the time for the birth और of बलूचिस्तान has now come. हमको पाकिस्तान को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, ईस्ट पाकिस्तान को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अगर ये हमारी सिलीगुड़ी कॉरिडोर काटने की बात कर रहा है, इसकी रांगपुर में वो पूरा वो हम काट देंगे, तो अंगूठा जो ऐसे निकला हुआ है हमारे टेरिटरी में, एकलव्य जैसे अंगूठा काट देंगे इसका। और फिर जो ईस्ट में फेनी रिवर के साथ साथ जो छतोग्राम एनक्लेव है पूरी जो चितागोंग वगैरह की, उसको भी ऐसे काट दिया जा सकता है। तो ये अगर ज्यादा ये क्या कहते हैं कबूतर की तरह फड़फड़ा रहा है, इसके दोनों पर हमारी फौज घंटों में काट देगी, दिन भी नहीं लगेंगे। बिल्कुल करेक्ट है। सर मतलब मुझे लगता है मैं आपसे थोड़ा ये जानना चाहता हूँ बिकॉज़ आप तो बांग्लादेश में पोस्टेड रहो। असली में प्रॉब्लम है क्या? मतलब इतना एकदम से चेंज आया कैसे ट्विस्ट? इज़ इट अ देखिए साहब, पॉलिटिकल वहाँ गेम? पे एकदम से चेंज नहीं आया, वहाँ पे बड़ी पेशेंटली काम कर रही थी सीआईए, आईएसआई, जमायते इस्लामी। इन लोगों ने काम किया। देखिए, थोड़ा-सा जब कोविड हुई थी, तो अपने बांग्लादेश की जो इकोनॉमिक हालत थी, उसके पहले बहुत ज़बरदस्त थी। हसीना वाजेद के टाइम में पर कैपिटा इनकम पाकिस्तान से ऊपर था, हमारे से भी ऊपर हो गया था, पर कैपिटा जीडीपी। तो कोविड के दौरान इनकी जो थी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वो खलास हो गई और इनमें किल्लत आई। इकोनॉमिक किल्लत का फ़ायदा लेके अमेरिका ने जो वहाँ पे ये कलर रेवोल्यूशन करा दी साहब। ये सीआईए की देन है। आईएसआई उसके साथ मिली हुई थी, मिलीभगत के साथ हुआ है और एक कृत्रिम फ़ॉल्स रेवोल्यूशन क्रिएट की गई है और उसके बाद क्या हुआ है? गदर, उपद्रव, एब्सोल्यूट एनार्की। ये मोहम्मद यूनुस को पैराशूट किया अमेरिका से, क्योंकि इसने जो वहाँ पे हिलरी क्लिंटन थी, उसके प्रेसिडेंशियल कैंपेन के लिए कोई $6 लाख दिए थे। अब हिसाब करिए, एक गरीब मुल्क, ग्रामीण बैंक का ये था करता धरता, और कि मैं साहब मदद करूँगा मछुआरों की, किसानों की, मिल्क प्रोड्यूसर्स की बांग्लादेश में, और किया क्या? उनके $6 लाख लेके हिलरी क्लिंटन को दिए, मैडम जीत जाइए कैंपेन। किसके खिलाफ? डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। तो डोनाल्ड ट्रंप कोई खास इसको लाइक तो नहीं करता, लेकिन जो डीप स्टेट है, उसने ये साजिश करी है। भारत के चारों तरफ आग लगा रहा है अमेरिका। श्रीलंका में कलर्ड रेवोल्यूशन, बांग्लादेश में कलर्ड रेवोल्यूशन, नेपाल में कलर्ड रेवोल्यूशन, लद्दाख में कलर्ड रेवोल्यूशन। अब क्या नहीं कर रहे साहब आप हमको नुकसान पहुंचाने के लिए? शत्रु बोध तो हो जाना चाहिए, चाहे डेमोक्रेट चाहे रिपब्लिकन। हमने सोचा था रिपब्लिकन की आने से फर्क पड़ेगा, इट इज बिकम वर्स। जो बाइडेन भी चालू हो गया था, ये जो बाइडेन के टाइम में हुआ था बांग्लादेश का कलर्ड रेवोल्यूशन, वो सब सीआईए ने किया, अमेरिका ने किया। अब हमसे $1 अरब ले लिए GE404 इंजन के लिए। 2.5 साल हो गया, दो इंजन नहीं दिए साहब। अब जाके जब रोप पिट के 5 इंजन और दिए, 200 चाहिए। ये तो मतलब हमको नुकसान करने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। 50% टैरिफ किस देश पे लगा है? सिवाय इंडिया के और ब्राजील के, जो कि ब्रिक्स के करता धरता है। ठीक है साहब? तो 500% की धमकी लगा रहा है, तो दोस्ती में अब रह क्या गया? हमको अब शत्रु बोध हो जाना चाहिए कि साहब आप जितना भी पुचकारी कर लो, जितना भी लीपापोती कर लो, जितना भी पाँव पकड़ने की कोशिश करो, ये दुश्मन है, दुश्मन था, दुश्मन रहेगा। सर आज का एक सवाल और उठ के आता है लेट्स से हम बोलते हैं कि आज की डेट में आप किसको देखते हो कि हम कभी कहते थे पाकिस्तान हमारा दुश्मन है पाक है बट वेयर यू सी चाइना एंड यूएस राइट नाउ क्या वो अब दोस्त कहलाने लायक हैं सब लोग? देखिए साहब, चाइना जो है, वो समझ गया है कि भारत में अमेरिका ने बहुत लेट डाउन किया है और वेरी इंटेलिजेंटली वो लोग कह रहे हैं कि साहब आप हमसे दोस्ती कर लो। वो काफ़ी मतलब वो थॉ करने की कोशिश कर रहे हैं। चाइनीज़ थॉ करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब उन्होंने पंगा लिया था लद्दाख में, लेने के देने पड़ गए, उल्टे बांस बरेली को पड़ गए। ठीक है साहब, उल्टा फँस गए वहाँ पे, कितनी सारी फ़ौजें फँस गई। लड़ना उनको ताइवान में है, फ़ौजें उनकी फँस गई लद्दाख में। तो वो लोग भी अकलमंद लोग हैं, उनको भी समझ आता है हमारा हित कहाँ और कहाँ। पाकिस्तान वो देख रहे हैं कि साहब $80 अरब के उन्होंने लोन दिए हैं साहब। ठीक है साहब?
और बेल्ट रोड इनिशिएटिव में कोई 30 अरब डॉलर लगा दिए हैं। 80% हथियार पाकिस्तान की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के चीन के हैं। खा पी के डिकार नहीं लिया, हजम नहीं किया, अमेरिका की गोद चीन के दुश्मन की गोद में जाके बैठ गया। यू थिंक द चाइनीज आर हैप्पी अबाउट इट? वो बेवकूफ तो नहीं है। आप उनका मतलब शरेआम चार्ली तो नहीं बना सकते, ठीक है साहब? तो वो भी नाराज हैं इनसे। तो हमको भी सोचना है कि भाई अमेरिका कहता है चीन से लड़ो, चीन से लड़ो, चीन से लड़ो, है? हम तुमको हथियार बेचेंगे, बेचेंगे, मुफ्त में नहीं देंगे, ठीक है साहब? और हम बैठ के तमाशा देखेंगे। वी वांट टू फाइट, हमने रशिया को फाइट किया टिल द लास्ट यूक्रेनियन। यूक्रेनियन लड़े मरे, हम नहीं गए वहां। हम तो बहुत चतुर हैं। हम तुमको लड़ाएंगे, तुमको मराएंगे, तो हम बेवकूफ हैं? ऊपर से आप पीठ में हमारी छुरी घोपोगे। मदद करना तो दरकिनार। डिफाइनिंग पार्टनरशिप ऑफ द 21st सेंचुरी, ऑल क्रैप एंड बुल। मतलब आप तो हमारा बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो, मीठी मीठी बातें करके छुरी घोप रहे हो, मुंह में राम राम, बगल में छुरी। तो अब तो मेरे ख्याल शत्रु बोध भारत में हो जाना चाहिए। फिर भी भारत में एक तबका है कि नहीं साहब, हमारी तो मोहब्बत है अमेरिका से। कैसे, किसने बोला? पीपल टू पीपल वी आर वेरी गुड। कितने सारे हमारे 30% नासा इज इंडियंस, 30% सिलिकॉन वैली इज इंडियन, 30% टॉप डॉक्टर स्पेशलिस्ट आर इंडियन। जी हाँ, हमारा फायदा उठाया है, हमारा ब्रेन ड्रेन किया है, और अब तो दुश्मनी पे आ गए। इसमें तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल चाबहार पोर्ट भी आता है, जिसमें मतलब इंडिया ने इतना पैसा ईरान को दिया पोर्ट बिल्डअप करने के लिए, अब वो हमें टैरिफ लगा के बोल रहा है आप इसे बैकआउट कर जाओ। देखिए साहब, ईरान को जो है ज्योग्राफिकली इज क्लोजेस्ट। ईरान का ऑयल भारत को चीपेस्ट पड़ता है। अमेरिकन ने सैंक्शन लगाई, बोला तुम तेल नहीं लोगे साहब, और चुपचाप उस वक्त की सरकार हमारी मान गई थी। दादागिरी एक तरीके से, हाँ, ये तो नहीं, ये तो दुम मरोड़ी कि नहीं, तुम हमसे 5 गुना ज्यादा महंगा तेल लोगे, पैसा हमको दोगे, और तुम खाओ। तुम और यू एंड योर सेल्फ इंटरेस्ट कैन गो टू हेल, देन यू कैन ऑल्सो गो टू हेल सर। और इस सरकार ने दिखा दिया। रूस से सस्ता तेल ले रहे थे, तेल बंद करो। 5 गुना ज्यादा कीमत पे हमसे तेल लो, क्यों ले भाई? अपनी इकोनॉमी का भट्टा क्यों बिठाएं? तेल तो बड़ा जरूरी है। ईरान का तुमने बंद कराया, अब रूस का बंद करा रहे हो। अब जहां जहां से तेल ने सस्ता हमको मिल रहा है, तुम हमारी तबाही करोगे। तो कब तक चलेगा ये साहब? तो इंडिया ने बोल दिया नहीं साहब, हम नहीं बंद करेंगे। रशिया इज अ ट्राइड एंड ट्रस्टेड फ्रेंड। 71 की लड़ाई में मैंने देखा है किस तरह हेल्प की थी। जो हथियार मांगा टेबल पे रख दिया, ये लो साहब, और भी ले लो। और केले और चाय के दाम पे इनको हम एक्सपोर्ट किया करते थे, केले और चाय, उसके बदले में हमको हथियार देते थे। तो आई मीन दे आर ट्राइड एंड टेस्टेड फ्रेंड। अभी भी हमारे जो कटिंग एज वेपन्स हैं वो सब रशियन है। बीच में हमने 20 अरब डॉलर के हथियार खरीदे अमेरिका से, अब उनके स्पेयर पार्ट नहीं दे रहा। वो धुम मरोड़ना चाहते हैं। तो यार, अब हमको पागल कुत्ते ने तो नहीं काट लिया कि हम जाके तुमसे F-35 जहाज खरीदें, बिलियंस ऑफ डॉलर लगाएं, जिनमें किल स्विच आप जब लड़ाई करनी होगी बंद कर देंगे। तो हम पागल हैं क्या? लेकिन शत्रु बोध हो नहीं रहा हमारे देश में। दुख की बात यह है, बहुत बड़ा तबका ब्यूरोक्रेसी में, पॉलिटिशियंस में, वो सोचता है कि हमारी तो अमेरिका और इंडिया, वी आर मेड फॉर ईच अदर। अरे साहब, ये मेड फॉर ईच अदर कॉन्टेस्ट नहीं है, ये जियोपॉलिटिक्स है, हार्श रियलिटी है। बट से जियो पॉलिटिक्स और जगह ही फेल है। जैसे आपने बताया कि भाई नेबर्स जितने भी, आप कौटिल्य पैराडाइम पे भी बड़ा वो कहते हैं कि इस बार आसपास आप किसमें, नेपाल की आपने बात की, आपने श्रीलंका की बात की, सब तो आज के डेट में हमारे दुश्मन है। पाकिस्तान को तो हम गिनते ही थे, बांग्लादेश भी और खड़ा हो गया इस तरफ से। जब ऐसे सब जगह दुश्मन होते रहेंगे तो अब क्या हम लड़ता ही थोड़ी रहेगा इंडिया सबसे। नहीं तो फिर देखिए, बात यह है ना कि आपको लड़ना आगे चाहिए। यू शुड फाइट फॉरवर्ड इन बांग्लादेश, इन नेपाल, एंड डोंट नॉट कि उनका तख्ता पलट जाएगा जो सरकार हमारी तरफ है। हसीना वाजिद की सरकार वो सो फेवरेबल टू यू, सो कॉग्निजेंट ऑफ योर नेशनल इंटरेस्ट। अब आप हसीना वाजिद को गिर जाने दिया, बेचारी को निकाल के ले आए वहां से जान बचाने के लिए। तो व्हाई डिडंट वी फाइट फॉरवर्ड? पहले क्यों नहीं लड़ रहे? क्यों नहीं कर रहे सर, वही तो सवाल है मेरा। तो अब ऐसी हालत हो गई है साहब कि अमेरिका ने चारों तरफ से घेर के आपके खिट्टे में आग लगा दी, आपके बरखिलाफ भड़का दिया है, खड़ा कर दिया कि आप लड़ते रहो इनसे, आपको फुर्सत ना मिले कभी बड़ी महाशक्ति बनने का। ठीक है साहब?
तो वी विल हैव टू रीस्ट्रक्चर सब कॉन्टिनेंटल सिक्योरिटी। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं सर, द टाइम हैज कम टू फाइट अ फाइनल बैटल विद पाकिस्तान एंड विद बांग्लादेश एंड सॉर्ट देम आउट, सॉर्ट देम आउट। डोंट वेट टू बी हिट, डोंट वेट कि चीन भी घुस जाए, अमेरिका भी घुस जाए, तब हम लड़ेंगे साहब। सबसे चक्रव्यूह में अभिमन्यु जैसे फंस के सबसे चारों ओर लड़ेंगे कि चौतरफा लड़ाई, विच इज नॉट विच इज स्टूपिड स्ट्रैटेजी, स्टूपिड। सो नाउ सरकार भी रियलाइज कर रही है, हम बड़ी बड़ी आर्म्स डील कर रहे हैं। 114 रफाल हमने सुना है आ रहे हैं, ठीक है। साफरान इंजन हम फ्रांस के साथ मिलकर बनाएंगे। Su-57 रूस हमको देने को तैयार है, डर डर के आप ले नहीं रहे हो। S-400 देने को तैयार है, डर डर के आप ले नहीं रहे हो। यू सी, वी हैव टू रियलाइज कि हमारे दोस्त कौन है, दुश्मन कौन। इसको बोलते हैं शत्रु बोध। ये हो जाना चाहिए साहब। सर आई थिंक इंडिया इज फाइटिंग डबल स्वॉर्ड बैटल। एक जैसे आप बोलते हैं नेबरिंग कंट्री में तो आग लगी हुई है, बट अब मैं कुछ आपको स्लोगन बताता हूँ। कुछ तो अपने देश के अंदर ही जो कहते हैं, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी। तुम कितने अफजल मारोगे, हम घर से अफजल हर घर से घर अफजल घर से अफजल निकलेगा। कश्मीर की आज़ादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। डबल एट फाइट है ना। इंडियन आर्मी दे रगड़ा, ये जेएनयू के तो तमाम भी दोनों तरफ जो, बल्कि इंडिया जो भी उनको ऑब्वियसली पढ़ाई करने के लिए पैसा देता है ना, हर चीज सब कुछ करके प्रोवाइड कर देता है, सब्सिडाइज। सब्सिडाइज करके देता है। तो फिर भी अगर ऐसी चीजें इंटरनल मिलेगी तो बैटल तो अंदर भी चल रही है, बाहर भी चल रही है। देखिए साहब, पहले हम 2.5 फ्रंट वॉर की सिचुएशन में थे। चीन उत्तर में, पाकिस्तान पश्चिम में, और घर के पिछवाड़े में माओइस्ट टेररिस्ट और ये हरामखोर, ठीक है। अब भारत 3.5 फ्रंट सिचुएशन में आ गया है। चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश और घर के पिछवाड़े में ये खिट्टू। राइट। बल्कि उन्होंने तो ये तक भी एक अनाउंसमेंट किया था, स्पोक अबाउट ब्लॉकिंग चिकन नेक। सरजील इमाम ने कहा था कि भाई जब लड़ाई होती है तो हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर की ट्रेन को क्यों नहीं काट देते। ये देखिए, ये हमारे पालतू, हमारे घर के पाले कुत्ते, ठीक है, खाएंगे हमारा, दुम हिलाएंगे दूसरी जगह। बट लोग सपोर्ट करने वाले भी उन्हें बहुत सारे। नहीं तो फिर अब देखिए, ऐसे को हम लोगों ने आड़े हाथ लिया था जो हम रिटायर्ड फौजी थे, जब ये तमाशा शुरू हुआ जेएनयू में। देखा, गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटी है, 10-10 साल बैठ के पीएचडी करते हो, फोगट का खाना खा के जेएनयू कैंटीन का मोटे होते हो, और सारा देशद्रोह वहां आप पनप रहे हैं लेफ्टिज्म, लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के नाम पे, ठीक है साहब। तो एक बार उन्होंने कहा कि साहब तिरंगा झंडा जेएनयू के ऊपर क्यों फहराता है, हम तो एजुकेशनल हैं, दुनिया भर के ग्लोबलिस्ट हैं, ये तिरंगा झंडा नहीं होना चाहिए। तो उस वक्त वाइस चांसलर थे, अब ये आईआईटी से जो आए थे, जगदीश कुमार साहब, वेरी टफ एजुकेशनिस्ट, टफ, नो नॉनसेंस मैन, आई एडमायर हिम, हेलो लॉट। हमने बोला सर, आपने सुना है कि 6 फुट बाई 4 फुट का झंडा मंजूर नहीं है आपके कुछ स्टूडेंट्स को। तो छतरपुर गांव के लड़कों ने एक 3,500 फुट लंबा इंडियन फ्लैग बनाया है, जो कि वो रिपब्लिक डे, 26 अपना क्या कहते हैं 15 अगस्त वगैरह को लेके जुलूस निकालते हैं। तो अगर आपकी इजाजत हो तो साहब, हम वो 3,500 फुट का झंडा जेएनयू में लाना चाहते हैं। भाई 6 फुट का 4 फुट झंडा नहीं चाहिए ना, तो 3,000 फुट का झंडा देंगे, ठीक है साहब, और तुम्हारे अंदर जाके वहां पे दर्शाएंगे। तो वो कहते हैं, जनरल साहब आप आइए, मैं आऊंगा, मेरे सारे प्रोफेसर स्टाफ आएंगे उसको, झंडे को हाथ देने, ठीक है। तो मेरे को लोगों ने बोला, जीडी तू रिटायर हो गया है, चुपचाप क्यों नहीं बैठ जाता घर में साले, हैं, क्यों तू पंगा ले रहा है, वो खुरापाती लोग हैं, तेरे पे हाथ उठा दिया, तेरे पे पत्थर फेंक दिए, तो फौज के खिलाफ बड़ी चीज हो जाएगी ना ये वो। तो मैंने कहा यार, जब तक गोली और गोले चल रहे थे तब तक तो हम डरे नहीं, अब हम डरोगे कुछ पत्थरबाजों से। इनकी तो ठिकाना ठीक करना। तो मैंने अपने पुराने रिटायर्ड लड़के थे, 6 फुट 3 इंच के सरदार, 6 फुट 4 इंच के जाट, मैंने कहा आओ भाई छोरो, जरा जेएनयू जाना है झंडा लेके। कहा, बोले साहब चलो। तो साहब हम लोग झंडा लेके पहुंचे, इन्होंने देखे हमारे खड्ड खालसे और जाट, दूध पीने घी खाने वाले जाट, और इनके तो ठंडे पसीने छूट गए साहब।
ये रौलाबाजी में बड़े तेज हैं, तुम कुछ करके कर नहीं सकते, ठीक है। फौज को देख के भागे वहां से, और वहाँ वो जो मेन एवेन्यू है जेएनयू में, उसके दोनों इस तरफ पे वो पाम के ट्रीज हैं, उन पे चढ़ चढ़ के दूर से देख रहे थे कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। हिम्मत नहीं हुई आने की सामने। हमने जाके बड़े शान से झंडा लेके गए, पूरे जेएनयू में घुमाया, फिर उनके लेक्चर दिया उनके हॉल में सारे स्टूडेंट्स को। अब देखिए 90% 95% स्टूडेंट्स बेचारे पढ़ने आए हैं, गरीब घरों के हैं कई, वो कहते हैं कि साहब पढ़ाई लिखाई करें, नौकरी करें, कर्जे लिए हैं वो देने हैं, माँ बाप ने इतना हमारे लिए सैक्रिफाइस किया है, अब तो कुछ करें। लेकिन कुछ वहाँ पे जन्मजात के खुरापाती हैं, पढ़ाई तो जाए भाड़ में, फोकट का इनको फ्री की पढ़ाई कराई गई वहाँ जेएनके में, अब यहाँ आके फ्री की पढ़ाई करी, और ऊपर से इंस्टेड ऑफ बीइंग ग्रेटफुल यू वांट टू, जिस थाली में खाते हो छेद करोगे। Sir, I feel it's not bad to criticize the leaders and all, but at the same time, criticizing your own nation is a bad thing. You see, and criticizing your own nation in a way that you suggest the dismemberment of the nation. Correct, correct. कि भाई जिस देश का खाते हो उस देश को तोड़ना चाहते हो। शायद एक नारा उन्होंने मोदी और अमित शाह जी पे भी लगाया था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो किसी बात को लेके लगाया था। तो मैं कह रहा हूँ ये तेरी कबर खोदेगी मोदी, अमित शाह तेरी कबर खोदेगी जेएनयू में। हाँ, मतलब हम उनकी किसी बात पर डिसएग्री करते हैं। हम तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर को मार डालेंगे और यहाँ दफनाएंगे। अरे वाह, ये मुंह मसूर की दाल। सीधा उनके खिलाफ एफआईआर फाइल हुआ है जेएनयू से, मैडम चांसलर, वाइस चांसलर, उन्होंने एफआईआर फाइल करके अंदर करा दिया, क्योंकि होने चाहिए ऐसे लोगों की जगह सलाखों के पीछे। करेक्ट, करेक्ट। मतलब इसे हम वो नहीं कह सकते कि आप एजुकेटेड है और आप अच्छी बात रखते हैं, मुझे लगता है ये बात रखना नहीं हुआ। ये तो एक तरीके से अपने ही देश को क्रिटिसाइज़ करना हुआ। यार क्रिटिसाइज पे भी एक रुक जाते रुक हो, जाते हैं, बिल्कुल। तो बहुत अच्छी अच्छी बात बात। है। ये तो एक नेक्स्ट लेवल है। ये तो आप कह रहे हैं हम तो देश को डिस्ट्रॉय करेंगे। आपके जो ये फैसलाबाद कौन सी जगह है, फरीदाबाद के जो डॉक्टर, अबे तुम्हारे माँ बाप वहां पे रो रहे थे, इतनी मेहनत से साहब पेट काट के बच्चा पढ़ाया, बड़ी उम्मीद थी साहब डॉक्टर बनेगा, हमको घर का फायदा होगा, वहां किसे आप पढ़ाई माँ बाप के सर पे करके आए, यहाँ फोकट की आपको पढ़ाई कराई मेडिकल की, वो जो दैट यूनिवर्सिटी जो है बड़ी मशहूर इनकी, अल फलाह यूनिवर्सिटी, फंडिंग आ रही थी अरब देशों से, ठीक है, वहां जाके तुमको ट्रेनिंग कराई 6 साल की, 6 लाख की नौकरी मिली, तो सोचा कि कम से कम ग्रेटिट्यूड तो होगा यार। एहसान फरामोश और किसको कहते हैं, हराम खोर और किसको कहते हैं, हराम की रोटी खाए बगैर कमाई, ठीक है, और उसके बाद अपने ही जड़ काटे अपने देश वालों की, नुकसान करे कि साहब हम तो यहाँ एक्सप्लोजन करेंगे, और वो फ्री स्पीच है, फ्री एक्सप्लोजिव लगाएंगे साहब। बट सर सपोर्ट तो आप देखो ना, ज़ोरार ममदानी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक ही इज़ द मेयर ऑफ न्यूयॉर्क, राइट? ही रोट अ लेटर टू उमर खालिद आल्सो, टू सपोर्टिंग इन सपोर्ट। मैं अगर आप सपोर्ट देखिए ना, मतलब कैसे ग्लोबल लीडर्स भी सपोर्ट कर रहे हैं, बताओ। देखिए साहब, ये जो लेफ्टिस्ट है ना, दे आर अ पेन इन द नेक। अब ये लेफ्टिस्ट इस्लामिक टेररिस्ट के साथ अलायंस बना रहे हैं दुनिया भर में गफलत फैलाने के लिए, भारतवर्ष में खासतर। ये जॉर्ज सोरोस जैसे लेफ्टिस्ट जो कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स दे रहे हैं, उसने दिए हैं कि मोदी जी का तख्ता पलट करो, जैसे तैसे करो, भारत में सरकार रिजीम चेंज करो। और वो रिजीम चेंज के ये ठेकेदार, ये देखिए ये हरामखोर, ये डॉक्टर, और ये जेएनयू में पढ़ने वाले, फोकट की पढ़ाई करने वाले, और जो कि क्रिटिसाइज नहीं कर रहे देश को, क्रिटिसिज्म इन ए डेमोक्रेसी इज जायज, बट डिस्ट्रॉइंग द डेमोक्रेसी जायज नहीं है साहब, कि हम तो इस देश में बॉम्ब फोड़ेंगे। आपकी मम्मी जा रही हैं मार्केट में लेने के लिए सब्जी, उसको वहां मारेंगे बेचारी को, छोटे बच्चों को मारेंगे, बुड्ढों को मारेंगे, औरतों को मारेंगे। यू आर स्वाइन्स, you are then swines, and you should be dealt like that. Right. Short answer. There was a time when people used to say
टेररिज्म हैज़ नो रिलीजन, देयर वाज़ अ टाइम, बट अब तो सर ऐसा हो गया, पहलगाम अटैक में तो हमने देखा कि लोगों ने रिलीजन पूछ के ही लोगों को मारा। I have nothing against any religion. I have great respect, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, मतलब For- वी आल्सो सेइंग द सेम थिंग। especially for Sufi Islam. राइट। My father was educated in Lahore. इनको बड़ा शौक था सूफी कलाम सुनने का, इन प्रेज ऑफ गॉड। यू सी, मेरे को ले जाते थे मुशायरों में सुनाने के लिए। आई हैव ग्रेट लव फॉर दैट एंड दिस थिंग। बट इस्लाम हैज टू आस्क इटसेल्फ, क्या ये हम हैं? ये जो डॉक्टर्स ऑफ डेथ, इज दिस इस्लाम? नो, आई एम वेरी श्योर 90% ऑफ इस्लामिक सिटीजन्स want to educate their children, पढ़ाई लिखाई कराएं, नौकरी कराएं, अच्छी नॉर्मल जिंदगी गुजारें। They don't want all this bomb blast and this thing. इससे उनकी देखिए दुनिया भर में बेइज्जती होती है। किसी भी एयरपोर्ट पे जाओ, आपका वो दाढ़ी देख ले या वो देख ले, तो आपका तो 10 बारी वो स्कैनर घुमाएगा। Right. ठीक है? Do you feel nice this thing? It is about time that the moderate Muslim majority has to stand up and say, ये हम नहीं हैं साहब, दिस इज नॉट अस, दिस इज नॉट अस। You see, Abdul Hamid, Paramveer Chakra, he was a Muslim. Dr. Abdul Kalam, the most respected president in this country, was a Muslim. ठीक है? ब्रिगेडियर ओस्मान महावीर चक्रा मरणोपरांत, यानी जान की कुर्बानी दे दी, was a Muslim. There are good Muslims, very patriotic Muslims. But then there is a minority of these जो कि गद्दार हैं साहब, देश गद्दार, और क्या कहा जाए उनको। आप साहब चांदनी चौक में जाके लोगों को मारना चाहते हो, जहां सबसे बड़ा क्राउड है। ठीक है? आप पानी में राइसिन जैसा पॉइजन मिलाना चाहते हो। तुमको डॉक्टरी सिखाई लोगों को क्योर करने के लिए, आप डॉक्टरी कर रहे हो कि कैसे मारा जाए मैक्सिमम, कि दिल्ली के पानी में राइसिन का पॉइजन मिला दो, हजारों लोग मारे जाएंगे। ये तो बायोलॉजिकल केमिकल वॉरफेयर वेज कर रहे हो साहब। तो आपको किस कोने से हम हिंदुस्तानी बोले? तुम तो गद्दार हो विद अ कैपिटल जी, और ऐसे लोगों को दरकिनार कर देना चाहिए। इट इज टाइम फॉर द मॉडरेट मुस्लिम मेजॉरिटी टू स्टैंड अप एंड बी काउंटेड। But is it, a lot of people say because of PGP in power, that's why a lot of things are happening, is it? लुक, देखिए, एक तो ये है कि लोग डर जाते हैं। अगर आपके सामने कलाश्निकोव लेके खड़ा है, आप उससे क्या आर्ग्यू करोगे, क्या समझाओगे? वो तो तुमको मारेगा। इसलिए लोग डर जाते हैं। मेजॉरिटी जो मॉडरेट है वो डर के मारे साइलेंस होती। पंजाब में भी हमने यही देखा था, मुट्ठी भर सर फिरे थे और वो पूरी टेरराइज किया था पूरी कम्युनिटी को, कि नहीं करोगे तो तुम्हें भी मारे ठोक देंगे। तो फिर लोग, बिकॉज दे वांट टू स्टे आउट ऑफ ट्रबल, तो दे कीप क्वाइट। बट देन बियॉन्ड अ पॉइंट, इट वाज जब पंजाब का आवाम उठ खड़ा हुआ कि 10 फार एंड नो फर्दर, तब टेररिज्म की कमर तोड़ दी केपीएस गिल ने फौज के साथ मिलके। ठीक है साहब, खत्म है, खलास है टेररिज्म इन पंजाब। है तो केवल कनाडा में है, बिल्कुल है। और अमेरिका में है, और यूके में है। आपको खालिस्तान बनाया, वहां पे बनाइए। देयर इज नो ब्लडी क्वेश्चन ऑफ खालिस्तान इन इंडिया। So what is the, मतलब आपने तो इतना समय जम्मू एंड कश्मीर निकाला है, what is the actual problem? मुझे आज तक समझ नहीं है कि वहाँ प्रॉब्लम पॉलिटिकल है, सिविलियन है, आर्मी है, सबका मिक्सचर है, क्या प्रॉब्लम है वहाँ पे एक्चुअली? आइडेंटिटी की प्रॉब्लम क्रिएट की गई, फॉस्टेड आइडेंटिटी क्राइसिस। देखिए साहब, जब 47-48 में पूरे भारत में, पाकिस्तान में दंगे हो रहे थे, यू नो विच वाज वन प्लेस विच वाज क्वाइट? कश्मीर, बिकॉज ऑफ सूफी इस्लाम। वो हिंदू सेंट्स, मुस्लिम सेंट, उनके पीर, उनके ये एक ही बात कहते थे, अलग अलग भाषा में। ठीक है ना? एक ही बात कहते थे कि भाई पानी पियो तो प्यास बुझाता है। अब चाहे उसको वाटर बोलो, तन्नी बोलो, छू बोलो, जल बोलो, है तो पानी ना। अलग अलग लैंग्वेजेस, यू हैव डिफरेंट नेम। डू यू फाइट बिकॉज योर नेम इज कुकू, तेरा नाम पप्पू क्यों नहीं है? मेरे माँ बाप ने कुकू रखा, तो ठीक है यार, लिव विद इट। व्हाट इज योर ब्लडी प्रॉब्लम? कुकू कुकू कुकू, पप्पू 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 लगा रखा। So when the actual problem started was कि जब 1990, in the decade of the 80s, इन्होंने साहब जहरीले टेप भेजने शुरू किए। जब अफगानिस्तान में जिहाद हो रही थी, वहां से ला ला के जिहादी लिटरेचर भेजना शुरू किया, ये किया।
मोस्ट ऑफ द इमाम्स वर रिक्रूटेड फ्रॉम J&K, नहीं, यूपी, दारुल उलूम और यहाँ वहां से करके वो वहां जाके वो सरमन दे, बाहर के लोग, कश्मीरी नहीं. They tried to destroy Sufi Islam in Kashmir and give it that, कट्टर सुन्नी एंगल, जिहादी एंगल, जहर भरा, मारो काफिरों को, मारो, ये करो, वो करो, तुम्हारा ये हो रहा है, वो हो रहा है, प्रोपेगेंडा वगैरह किया गया और पूरी जनरेशन का दिमाग खराब किया. फिर उनको ट्रेनिंग करने के लिए भेजा POK में, पाकिस्तान में, हथियारों के साथ वापस आए, लड़ने, मरने, काटने. फिर उनकी बस हो गई तो फिर फॉरेन टेररिस्ट आने शुरू हुए, पठान, अफगान, पंजाबी, सुडानीज, कहाँ कहाँ के, अल्जीरिया के मैंने लोग मारे हुए हैं वहां पे, सुडान के किश्तवाड़ में. सुडान का क्या लेना देना जम्मू कश्मीर से? वहां से जो रिक्रूट किए थे अफगानिस्तान जिहाद के लिए, जिहाद जीत गए, वहां पे सरप्लस हो गए, तो लगाओ भारत के खिलाफ. ऑप्टोपैक शुरू किया था ये जियाउल हक ने, और तब उसने कहा था कि मैं ये इस्लामिक टेररिज्म स्टार्ट करूंगा, और विद द बैटल ऑफ 1,000 कट्स, कि भाई बड़ा हाथी है, रोज छुरी मारते जाओ उसको 5-10, तो खून के रस रिसाव से बड़ा सा बड़ा हाथी भी ठप होके मर जाएगा. उन्होंने बोला हमने सोवियत संघ को हरा दिया अफगानिस्तान में इसी वॉर ऑफ 1,000 कट्स, अब भारत को भी हराएंगे. ये है स्टोरी जम्मू कश्मीर की. तो हमने भी बता दिया है कि भारत 1,000 कट्स अब वापस देना शुरू कर दिया. तो ऐसे तो सर बैटल कभी खत्म ही नहीं होगी, इंटरनल बैटल और आर्मी की बैटल तो चलती रहेगी, सिविलियन और आर्मी का तो हमेशा. नहीं, ये कहाँ से टेररिज्म आई थी, कहाँ से ये हेट लिटरेचर आया था? पाकिस्तान से. हाँ, पाकिस्तान को खत्म करो, यहाँ खत्म हो जाएगा. इसी आपके गार्डन में पेड़ है, उसके पत्ते गिरते रहते हैं, आपको दिन में 5 बारी झाड़ू लगाना पड़ता है, ठीक है? और फिर आपने देखा कि साहब पेड़ मेरे तो नहीं है, कहाँ है? तो मेरे नेबर के घर में, वहां से पत्ते आते हैं. तो एक है कि मैं दिन में 10 बारी झाड़ू मारूं, दूसरा है मैं जाके उसका पेड़ काट दूं. ऑब्वियसली वी लुक फॉर द. द सॉल्यूशन लाइज अक्रॉस, इट इज नॉट हियर. आपको पाकिस्तान को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा. 5 टुकड़े, हमने 2 टुकड़े किए थे 71 में, अब आपको 5 टुकड़े करने होंगे. इट इज योर सिविलाइजेशनल ड्यूटी. जब तक नहीं करोगे तुम्हें चैन से ना जिएंगे ना जीने देंगे. चॉइस इज योर. कि आप अपने घर में काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिज्म, लड़ाइयाँ लड़ते रहो, छोटी छोटी प्राइज देते रहो. 80,000 से ज्यादा इंडियन मारे गए, आपको पता है, टेररिज्म के वजह से, जो कि 1980 में शुरू हुई थी. पंजाब में 21,000 मरे थे, J&K में 45,000 के ऊपर मर चुके हैं. और उसके बाद याद है इंडियन मुजाहिदीन ने बम फोड़ने शुरू किए थे पूरे भारतवर्ष के शहरों में, इंडियन मुजाहिदीन बन के. हाँ? ट्रेन कहाँ हुए थे? पाकिस्तान में. कि कैसे बॉम्ब बनाना अमोनियम नाइट्रेट से, जो कि फर्टिलाइजर है, इजीली अवेलेबल है इंडिया में. बट हमेशा तो सर पाकिस्तान डिनाई करता है कि हम इसमें इन्वॉल्व नहीं थे. नहीं, डिनाई करता है साहब. डिनाई तो मुंह से करना बड़ा आसान है. वी डोंट हैव टू लुक एट व्हाट दे आर सेइंग, वी हैव टू लुक एट व्हाट दे आर डूइंग. एक्शन स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज. अगर ऐसे ही मैनेजमेंट नहीं हुआ, कभी वॉर रेज हुई और ऑब्वियसली पाकिस्तान और चाइना दोनों एक साइड है, तो हमें एक वो अपने कौटिल्य पैराडाइम में भी एक बात बोलते हैं कि हमेशा आपको एक टाइम पे एक से ही आप डील कर सकते हो, सबसे एक साथ डील नहीं कर सकते. यू शुड चूज वन बैटल एट एट अ टाइम, करेक्ट. ठीक है. यू डिफर द अदर बैटल, यू चूज दिस बैटल. दैट इज व्हाई आई लाइक पीपल. यहाँ मैंने देखा है लोग कहते नहीं साहब चीन को ट्रस्ट नहीं किया जा सकता. अरे साहब, इस वक्त आपका हित है, नहीं तो लड़ो, चीन से भी लड़ो, अमेरिका से भी लड़ो, रूस से भी खिट्टी कर लो. वो तो पागलपना है. देर आर नो परमानेंट इंटरेस्ट, देर आर नो परमानेंट, देर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड नो परमानेंट एनिमीज. देर आर ओनली परमानेंट नेशनल इंटरेस्ट. प्लीज फॉलो योर इंटरेस्ट. अगर आपका इंटरेस्ट है इस वक्त अमेरिका से दोस्ती करने में तो करो. अमेरिका आपके गले पे पड़ गया है, दुश्मनाई मोल ले रहा है, तो चीन से दोस्ती करो. क्या प्रॉब्लम है? चीन भी दोस्ती करना चाहता है, उसको हथियार बंद कराओ जो पाकिस्तान को दे रहा है, फिर देखें कैसे लड़ता है, और फिर हमला करो हथियार चोक करा के. You see, strategy. That is the Kautilyan strategy. And I think you're expert in strategy also, sir.
सर जब कभी कोई वॉर होती है, देखिए हम तो बस बाहर से एक सिविलियन की तरह देख सकते हैं। व्हाट इज़ द स्ट्रैटेजी? क्या होता है कि आपको क्या उस कमरे में बैठ के माइंडसेट आप कैसे प्रिपेयर करते हैं? बिकॉज़ एक स्ट्रैटेजी अब लगता है छोटी चीज़ होती है। अगर स्ट्रैटेजी छोटी चीज़ होती है तो महाभारत के टाइम से चली आ रही है, स्ट्रैटेजियाँ बनाना। तो क्या स्ट्रैटेजी आप हमेशा मतलब प्लान करते हैं कि एक कमरे में बैठ के कि भई ये इतनी बड़ी वॉर ऐसे लड़ी जाएगी? You see, you have to look ahead and see ahead. क्या हो रहा है, क्या होने वाला है. You have to make pattern modeling, pattern predictions. What will China do? What will Pakistan do? How can we change that behavior? Who is with us? Who is against us? कौटिल्य इस टाइप का एनालिसिस किया करता था, जैसे कि चेस बोर्ड होता है कि भाई मेरे क्या पीसेस हैं, उसके क्या पीसेस हैं. ठीक है. मंडल, इट इज कॉल्ड द मंडला थ्योरी. ठीक है. मंडला थ्योरी सेज कि मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है. अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान आर एनिमीज. अफगानिस्तान देयरफॉर इज अ फ्रेंड ऑफ माइन. Iran and Pakistan will now become enemies. So Iran is a friend of mine. He is what I should cultivate. ठीक है. Russia is a friend of mine. America is trying to destroy Russia. Is not really a friend of mine. Because Russia से मेरे को सस्ते हथियार मिल रहे थे, सस्ता तेल मिल रहा था, सस्ता सब कुछ मिल रहा, पूरी हेल्प मिल रही थी. हमारी हैवी इंडस्ट्री सब रशियन ने सेट की. ठीक है साहब. अंग्रेज तो दे ही नहीं रहे थे कि तुम तो एग्रीकल्चर करो, काफी है, सामान हमसे खरीदना, इंडस्ट्रियल. It is Russia which helped you. So we should know who our true friends are, who are our enemies. शत्रु बोध होना बहुत जरूरी है. And then plan long term. And plan to fight each one of them one at a time. Not all together. That is stupidity. Strategic stupidity. One enemy at a time. The Russians कहते हैं one main battle at a time. Chinese कहते हैं only one strategic direction at a time. इस वक्त उनकी स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन ताइवान की तरफ. वो यहां टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते. टेक एडवांटेज. फिनिश पाकिस्तान बिफोर चाइना टर्न्स टू यू. तब तक हमने पाकिस्तान की ऐसी तैसी कर ली होनी चाहिए. अगर आप वेट करें, नहीं साहब हम मोहब्बत करेंगे, अमन की आशा करेंगे, गाने गाएंगे, साथ बैठ के गजलें, हैं, ठेंगा गजल नहीं होगी, वो तुमको मारने के लिए लगा हुआ है साहब. हैं, मारने के लिए उतारू है, तुम्हारी जान का उतावला है. सो फिनिश अप विद हिम, फिनिश अप विद द वीकर एनिमीज. इट माइट इवन गो कि फिनिश अप विद बांग्लादेश, फिनिश अप विद पाकिस्तान, देन टर्न टू चाइना टू फेस द मेन एनिमी चाइना. सर इन सिचुएशन लाइक वॉर या फिर हम अभी 26 नवंबर 2008 की बात है, ताज होटल में जब हमला हुआ था, तो उस समय मुझे लगता है एक मुझे और चीज़ समझ में आई है कि आपको मीडिया को भी ना एक थिन लाइन देनी चाहिए कि आप इतना एक्सेस आपका इन्फॉर्मेशन का रहेगा और इतना नहीं रहेगा। क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है कि कोई स्ट्रैटेजी प्लान करने से पहले मीडिया ही उस चीज़ को आपको बाहर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देती है। अरे बाहर तो छोड़ो ना साहब. 26/11 के टाइम पे आईएसआई के जो हैंडलर्स थे, ऑपरेटर्स थे, वो हमारा टीवी देख देख के उसको बोल रहे थे अब हेलीकॉप्टर लैंड होने वाला है, शहादत के लिए तैयार हो जाओ, ये करो वो करो. अब वो उधर से आ रहा है, इधर से. अरे यार, इट्स नॉट योर जॉब टू हेल्प द एनिमी. Therefore, whenever terrorist incidents take place in foreign country, they just put a white tape, sorry, no further, यहाँ से जो रिपोर्ट करना है करो, and we'll give you briefing. बट व्हाई वी आर नॉट गिविंग थिन लाइन टू दिस कि भाई इसको थोड़ा सा एक No, साइड we are now learnt our lesson from 26/11, and now there are set drills. वो नहीं आने देते आपको पास. अब देखो कि you हमेशा tape is put and you have to stay this side of the tape. अभी जो चाय चांदनी चौक में हुआ था, वो सब जगह यही है. This is the drill now. एक मैंने आपके ना एक बुक देखी थी, बोस और गांधी, हु गॉट इंडिया इट्स फ्रीडम, Who, हाँ, who made What- India free? हाँ इंडिया फ्री. You seems to be non-Gandhian in that Absolutely. approach. But why? With due apologies, I am absolutely 110% non-Gandhi. A lot of people admire him for his work globally. That is the problem. The British 1857 में गदर हुआ, कत्लो गारत हुआ, मारे गए अंग्रेज, काट दिए. हमारे भी लोग गुस्से में थे, काट दिए साहब. इन्होंने जाति को जाति से लड़ाया, सिखों को लड़ाया. पूर्विया लोग थे जो हमारे उस वक्त इंडियन आर्मी में. ठीक है. क्योंकि दे वर वेरी एंग्री कि कैसे हमको पूर्वइयों से पिटवाया इन्होंने, अंग्रेजों ने. तो दे वर अगेंस्ट देम. और वो क्या कहते हैं, पंजाबी मुसलमान ले आए आपको ठोकने के लिए. तो दे गॉट कंट्रोल, यू नो.
and they crushed that 57 revolt with great brutality. Now their greatest fear was कि यार इंडिया में वायलेंस आ गई फिर से, तो फिर हम बचेंगे नहीं, एक बार बच गए दूसरी बार नहीं बचेंगे। सो क्या किया, महात्मा गांधी आपके भाषण दे रहे थे अहिंसा पे, चरखे काटने पे और मोहब्बत पे और ये और वो है, वैष्णव जन का सब कुछ गा रहे थे वो। तो वो इंपोर्ट किया एक सेंट साउथ अफ्रीका से, उसको क्या मीडिया बिल्डअप दिया, अंग्रेजों ने मीडिया बिल्डअप दिया। क्या अपने दुश्मन को आप मीडिया बिल्डअप देते हो? आई एम सॉरी, ही वाज यूज्ड बाय द ब्रिटिश, ही वाज सिंसियर, देयर इज नो डाउट, he was a saint, there is no doubt. He believed actually genuinely in ahimsa. But that's not the way to get rid of murderers like the British proved to be. In the Raj, genocidal. They created 11 famines in India, are you aware? In which 60 to 80 million people died. Man-made famines. एंड क्यों, कैसे मैन मेड फैमिन्स? तुम अनाज नहीं उगाओगे, तुम सब्जी नहीं उगाओगे, तुम अफीम उगाओगे, तुम इंडिगो उगाओगे साहब कपड़े रंगने के लिए कि हमारी इंडस्ट्री इसको चाहिए। बंद करो खाना बनाना, तुम्हारे लोग भूखे मरते हैं तो मरे। मिलियंस ऑफ इंडियंस डाइड, एवरेज एज ऑफ इंडियंस वाज रिड्यूस्ड टू 27। आर यू अवेयर ऑफ दिस? इन द ब्रिटिश टाइम इट इज नाउ टचिंग 70 with a government that cares, right? And they put up a saint, manufactured saint. They gave him not only local media coverage, they gave him global coverage. BBC, ये वो सब जगह गांधी गांधी गांधी. This is the way to fight the whites. By peaceful non-violence, by agra. Huh? Don't pick up arms. Don't pick up arms. This is the way to fight. The Gandhian way. We are giving you. तो ये फिर बोस इज द हीरो, रियल हीरो। If बोस साहब नहीं होते साहब, आप शायद 2008 तक आजाद नहीं होते। 1993 में जाके मिली थी साउथ अफ्रीका को इंडिपेंडेंस, बिकॉज दे वेंट द नेल्सन मंडेला वे, द गांधीयन वे। इट इज बोस हु रियलाइज कि इस तरह तो साहब हम सेंचुरीज तक करते रहेंगे, ये यहीं बैठे रहेंगे। They won't go unless they are kicked out. And he did everything to kick them out. He went to Hitler and he raised the Indian Industrial Legion, 3,500 ka force to fight for freedom of India, because he thought the Germans will advance through Russia and they'll reach Afghanistan and wahan se hum attack karenge India. That failed. What did he do? He switched over from there, came in a submarine to Japan. Japan was attacking, had captured Singapore, had captured Malaya, had captured Burma, and was on the borders of India. They said, हमको बोस भेजो तो हम बताते। फिर 60,000 strong Indian National Army was raised, out of which 26,000 have died. And now last thing, I want to appeal through you to the people of India. 60,000 की थी आजाद हिंद फौज, जिनमें से 26,000 शहीद हो गए, which is 45%. मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूं, कितने नाम हैं इंडियन नेशनल वॉर मेमोरियल पे, जो कि 47 से लेके काउंट करते हैं आज तक? 26,500 आउट ऑफ 1.3 मिलियन आर्मी नेवी एयरफोर्स। ठीक है, 1.3 मिलियन आर्मी नेवी एयरफोर्स इज 1.3 मिलियन में से 26,500। ठीक है, वो 60,000 में से 26,000 कुर्बान हो गए। डू यू अंडरस्टैंड द स्केल ऑफ सैक्रिफाइस? नेताजी ने वॉर के एंड पे वो समझ गए कि अब जापानी हारने वाले हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब डाल दिया तो उन्होंने हथियार डाल दिए। आजाद हिंद फौज ने हथियार नहीं डाला। ठीक है, और वो कहते थे कि मैं लड़ता रहूंगा, अब मैं रूस से जाके हमला करूं। बल्कि उनके रिसोर्सेज भी सारी खत्म हो गई, तब भी वो लड़ते रहे, सारी रिसोर्सेज खत्म। वो लड़ते रहे यार, वो रूस पहुंच गए थे। ही डिडंट डाई इन दैट क्रैश। ठीक है, और जाने के पहले उन्होंने एक आईएनए का वॉर मेमोरियल बनाया था सिंगापुर में। अगस्त 45 में, सितंबर के महीने में वॉर जब खत्म हो गई, तो उसके बाद माउंटबेटन और नेहरू गए सिंगापुर।
वहाँ की जो भारतीय मूल के लोगों थे उन्होंने कहा नेहरू जी को कि सर आप आएंगे यहाँ पे श्रद्धा सुमन अर्पण करने हमारे शहीदों की मजार के ऊपर। मैं जरूर आऊंगा। फोन कॉल आया माउंट बैटन से, जवाहर यू विल नॉट गो। खलास, हवा निकल गई साहब, नहीं गए। उसने मिलिट्री के इंजीनियर्स भेजे, पूरा वायर किया, ब्लास्ट कर दिया डायनामाइट से वो क्या कहते हैं वॉर मेमोरियल। मैं आपको इसका वीडियो भेज सकता हूं और प्लीज उसे इस देश के लोगों को दिखाइए ताकि थोड़ी सी शर्म तो आए। I'll WhatsApp to you, you can add it in this. The scene of our war memorial being कोई सिविलाइज देश दूसरे देश के वॉर मेमोरियल नहीं तोड़ता, वो उनके शहीदों के लिए। शहादत शहादत होती है, चाहे इंडियन दे, पाकिस्तानी दे, चाइनीज दे, अमेरिकन दे, शहादत कुर्बानी की रिस्पेक्ट की जाती है, हम सल्यूट करते हैं, ठीक है। यहां इन्होंने उड़ा दिया। एंड सर विद ड्यू अपॉलॉजीज, किसी भारतीय सरकार की हिम्मत नहीं पड़ी है या क्या नहीं हुआ मुझे नहीं समझ आया। आज तक पूरे भारतवर्ष में देयर इज नो नेशनल वॉर मेमोरियल टू द आजाद हिंद फौज के शहीद। एक नहीं, 26,000 शहीद। एक इस पूरी कायनात में एक पत्थर नहीं मिलेगा जिस पे आपने उन शहीदों के नाम लिखे। इज दैट ग्रेटिट्यूड? बिकॉज द होल थिंग वाज कवर्ड अप कि आजाद हिंद फौज ने हमको थोड़ी ना दिलाई आजादी, गांधी जी ने दिलाई। चरखा खाता ना, उपवास किया। अरे अगर उपवास करने से आजादी मिलती तो हमारे तो 80 मिलियन भारतीय मार डाले थे भूखे पेट इन अंग्रेजों ने। वो जाते जब तक कि उनको धक्का देके नहीं निकाला गया। और हम नहीं कह रहे, अंग्रेज कह रहे हैं नाउ। क्लेमेंट एटली, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड from 1945 to 1950, the man who signed the Independence of India Act, he came to Calcutta. He met Justice P.B. Chakrabarti, the acting governor of West Bengal, and he asked him, "Why did you leave? आपकी तो क्विट इंडिया मूवमेंट गांधी जी की फेल हो गई थी, तो आप भागे क्यों? 42 में मूवमेंट हुई, 47 में आप भाग गए हैं?" वो कहता है 3 शब्द, आजाद हिंद फौज, सुभाष चंद्र बोस। वी वेंट ओनली बिकॉज ऑफ हिम, क्योंकि पूरी फौज की लॉयल्टी सबवर्ट हो चुकी थी। आजाद हिंद फौज के बारे में उन्होंने सुना, बोले दिस इज द राइट इंडियन आर्मी, हम तो फाइटिंग ऑन द रॉन्ग साइड है। और 1946 में सोने पे सुहागा, रॉयल इंडियन नेवी में बगावत हो गई थी। आर यू अवेयर? out of 18 out of 90 ships, 89 पे they brought down the Union Jack, put up the tricolor, went around the streets of Mumbai and Karachi shouting Jai Hind with portraits of Netaji. ये असलियत है साहब। ये असलियत को छुपा दिया गया एक फैमिली की महिमा मंडन के लिए। नहीं तो लोग आपको क्यों बनाते प्रधानमंत्री? मैंने आपको आजाद कराया ना, मैंने उपवास किया ना, मैंने खाना नहीं खाया, बट आई आस्क्ड फॉर फर्स्ट क्लास प्रिजन, कि मुझे वेस्टर्न स्टाइल कमोड चाहिए साहब, मैं इंडियन जैसे नहीं बैठ सकता। There's a saying also that it requires immense amount of money to keep Gandhiji poor. वो कहते थे ना, गांधी जी खुद बोलते थे कि माय फ्रेंड्स टेल मी दैट इट कॉस्ट अस मिलियंस ऑफ रुपीस टू कीप यू इन पॉवर्टी। गांधी जी, देखिए साहब, please understand that he was used. He was a saint, I have no doubt. Right. But he was used by the British to delay India's independence. Independence came with, and then, you see, we sent a team to the National Archives in London. कि अंग्रेज क्या कहते हैं, उनके दस्तावेज क्या कहते हैं कि why did they leave India? कहीं नहीं उन्होंने बोला कि हम गए बिकॉज गांधी जी ने अनशन करी, आमरण। मरे नहीं कोई, कोई नहीं मरा, इसमें हमने नहीं सुना आज तक। आमरण अनशन करी, ठीक है, मरण के पहले पानी पी लिया, खाना खा लिया, सब कुछ कर लिया। यू सी, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि वो कहते हैं वी वेंट बिकॉज द लॉयल्टी ऑफ द ब्रिटिश इंडियन आर्मी वाज टोटली डिस्ट्रॉयड बाय द आजाद हिंद फौज, एंड देयर वाज अ रिवोल्ट गोइंग टू हैपन एनी टाइम। They were expecting minor revolt in spring 46, which came in the form of the revolt in the Royal Indian Navy, and the major revolt in the armed forces somewhere in the month of May, June. They were expecting a major bloody revolt. Sir, I don't know, I've heard some audios of all the people
जो मिलिट्री में सर्व कर रहे हैं कि बीजेपी के आने से काफ़ी फ्रीडम मिला है आपको वापस वॉर फ्रंट पे, क्या ये सच्चाई है? नहीं देखिए साहब, कितने साल कांग्रेस का राज था? 26-11 में कुछ किया? कुछ किया? पार कुछ किया? ज़ीरो अंडा। वो which country does nothing when its parliament is attacked? India. Which country does nothing when 175 Indians are killed in Mumbai? 160 Indians plus 10, 15 foreigners? Zero anda, India. You did nothing when your parliament was attacked. You did nothing when Pathankot took place. It's only after 2014 that you reacted first in 2016 in Uri with the Special Forces raid, 2019 in Balakot with the air strike, and then in last year post Pahalgam with massive air strikes and ground strikes. So quite obviously ये तो पिछली सरकार तो अमेरिकन के सामने बिक गई थी, लेट गई थी। अमेरिकन ने बोला 26/11 के बाद तुम कुछ नहीं करोगे, हमारा सारी रसद पाकिस्तान के थ्रू जा रही है अफगानिस्तान। वी आर फाइटिंग अ वॉर देयर, डोंट डिस्टर्ब अस। हाँ, तुम्हारे इंडियन मर गए। कालू भूरी अश्वेत का क्या है जिंदगी की कीमत? कीमत तो केवल गोरी चमड़ी की है साहब। वो जाए तो फिर हा हो जाता है। फिर आप वॉर ऑन टेरर करते हैं, और अगर इंडियंस मरते रहे तो क्या फर्क पड़ता है? और वो चुप हो गई सरकार, विच इज अ डिसग्रेस। कुछ नहीं किया। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि नाउ यू हैव टू सी हु आर योर फ्रेंड्स, हु आर योर एनिमीज। बस सर ऐसा क्यों हुआ कि एक बार उस समय ट्रंप ने ट्वीट किया कि इंडिया और पाकिस्तान अब वो विथड्रॉ कर रहे हैं, अब नहीं फाइट करेंगे। एकदम से उनके ट्वीट आने से पहले यहाँ पे भी सब हो गया, बल्कि इंडिया वाज वेरी एग्रेसिव टुवर्ड्स पाकिस्तान जब लास्ट एयर स्ट्राइक हुआ था। हाँ, नहीं देखिए, some people feel that strike should have continued for 2, 3, 4 days more. क्योंकि we had one air superiority. Pakistan air defenses were clobbered. Their air bases were down. We should have hit a number of targets there once and for all. इनको अच्छी तरह से मारते। बट उस वक्त भी अमेरिकन नहीं दिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करी कि नहीं साहब सो व्हाई वी ऑलवेज वेट फॉर देयर अप्रोच? जब वो बीच में इंटरप्ट करते हैं, देन वी हैव टू वेट। नहीं, फिर वो कहने लगे कि साहब हमने रुकवाया है। हमने कहा आपने नहीं रुकवाया। We told you, you want this war stopped, please tell Pakistan's DGMO to talk to our DGMO. And on the hotline, this pause in operation. Not What happened on the ground? I really don't know what happened on the ground. This ceasefire was organized. डोनाल्ड ट्रम्प ऊंचा कुचा के बोलने लगे, मैंने पीस कराई, मेरे को नोबेल प्राइज दो, मेरे को नोबेल प्राइज, जैसे छोटा बच्चा टॉफी मांगता है। और अब जाके जो मादुरो वो जो थी वो माचूदो, उन्होंने वापस दिया उनको। उसने जाके बोला मेरा नोबेल प्राइज ले लो प्लीज सर। बस 6 महीने पहले उन्होंने ये बोल दिया था कि मुझे नोबेल प्राइज चाहिए, और सच में उनको ऐसा हुआ भी। और फिर मतलब क्या, मतलब यू आर बिहेविंग लाइक अ स्मॉल चाइल्ड विद कैंडी। मैंने ले लिया, उसका नोबेल प्राइज छीन के अपने घर में लटका लिया। सो दैट वाज द प्रॉब्लम, बट नाउ आई डोंट थिंक वी शुड स्टॉप when the rest of the world tells us to stop. We should stop when we are quite happy. We felt that we had achieved our basic aims. कि taught Pakistan a lesson, but this bloody Pakistan, ये कुत्ते की दुम है। स्टील की नाली में डालो, 10 साल बाद निकालो, टेढ़ी निकलेगी। You see? So that is the problem. We will have to solve this problem once and for all. आपको लगता है कभी पाकिस्तान और इंडिया भी दोस्त बन सकते हैं? Not in a month of Sundays. Yeah, towards the end, I really want to know this thing from you. कोई स्कोप नहीं। The ideology of Pakistan, right? And the problem is not so much the people of Pakistan, it is the Pakistan army. It is the Pakistan jihadi complex. They will never let peace with India happen. They will keep trying to destroy you. So you might as well destroy them before they do it to you. Sir, my second last question. Situation post Article 370 has improved on ground or not? Of course it is improved. It's a I sea don't know change. because I'm an outsider who can. I'm telling you, it's a sea change. एक जमाना था साहब कि आप वो जो है लाल चौक तिरंगा झंडा फहराने अडवाणी जी गए when he was in the opposition, और वहां पुलिस के डंडे खाने पड़े। पुलिस, गवर्नमेंट एजेंसी,
उन्होंने मार कुटाई की। हमारे वहाँ पे एक एनआईटी है इन श्रीनगर, वहाँ के बच्चों को गुस्सा आया कि ये पाकिस्तान के नारे लगा रहे थे क्रिकेट मैच में, तो वो तिरंगा झंडा लेके उन्होंने कैंपस के लगाए चक्कर। पुलिस बुलाई गई, हड्डियां तोड़ दी उन बच्चों की। आज लाल चौक पे शान से तिरंगे, एक नहीं दसों तिरंगे फहरा रहे हैं। डल लेक के वाटर फ्रंट पे भरे हुए हैं इंडियन फ्लैग। हर स्कूल, हर बिल्डिंग, हर नेशनल डिस्ट्रिक्ट पे इंडियन फ्लैग है। ये फर्क है। But civilians are not liking it. सम सिविलियंस आर नॉट लाइकिंग इट सर। बाकी सिविलियन बड़े खुश हैं, उनकी नौकरी मिल रही है, उनकी आमदनी आ रही है, टूरिस्ट आ रहे हैं। 80-80 लाख करोड़ के ऊपर तो टूरिस्ट आए हैं, 2-2 करोड़ टूरिस्ट आए हैं, और उससे इकोनॉमी चलती है वहाँ की। तो यूटी से अब जब पहलगाम हुआ तो कश्मीर में पहली बार वहां पे हड़ताल हुई अगेंस्ट द टेररिस्ट कि तुम हमारे पेट पे लात मार रहे हो। ये टूरिस्ट आते हैं तो हमारी इकोनॉमी चलती है, हमें पैसा मिलता है, बाकी पूरे साल की कमाई हमको करनी पड़ती है टूरिस्ट सीजन में, और तुम लात मार रहे हो। पाकिस्तान के खिलाफ पहली बार प्रदर्शन हुए थे जम्मू कश्मीर में। हमारी मस्जिदों में पाकिस्तान को कोसा गया कि ये, वो समझ गए कि भाई इन्होंने चुन चुन के हिंदू धर्म पूछ के, मुस्लिम धर्म पूछ के मारे हैं। किस लिए मारे हैं? ताकि बाकी भारतवर्ष में गुस्सा चढ़े लोगों को और वो मुस्लिम्स को मारना शुरू करें। थैंक गॉड नथिंग लाइक दैट हैपेंड, बिकॉज पीपल सॉ थ्रू दैट एंड द मुस्लिम देन रियलाइज्ड कि यार ये हमको चाहने वाले नहीं, ये तो हमको मरवाना चाहते हैं। दे वुड बी हैप्पी इफ मुस्लिम्स आर किल्ड इन इंडिया, एंड दे रियलाइज दैट विद अ शॉक। ये कोई हमारा हिमायती नहीं है, ही इज आउट टू गेट अस किल्ड। जितने ज्यादा मरेंगे उतना ज्यादा इसका फायदा होगा। सो देन दे रियलाइज कि ठीक है पुत्र, वी कैन आल्सो सी थ्रू दिस गेम। मैं लास्ट क्वेश्चन एक वॉर हीरो के बारे में बात हूँ, बिकॉज हम ऑब्वियसली आपसे बात कर रहे हैं। सर सैम मानेकशॉ सर का नाम ना आए किसी उसमें तो बिल्कुल ऐसा होगा। मुझे ऐसा मैंने शायद सुना है, मैं उस बात को कितना जस्टिफाइड है कि नहीं है, कि जब वो अपने डेथ बेड पे थे तो उनको वो ऑनर और रिस्पेक्ट नहीं मिला जो उनको मिलना चाहिए था। इज इट ट्रू? और इट इज ट्रू। बट व्हाई सर? इज इट मतलब ही इज द बेस्ट ऑफ? यू सी, सैम वाज अ कैरिस्मेटिक फिगर विद अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। हम इंडियंस में सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है, ठीक है साहब। और यू सी, he won that war for us. Between him and General J.F.R. Jacob, Inder Gill, these are the people, Sagat Singh, and our Navy chief and Army chief, Air chief, you know, they won that war for us. And Sam was the senior most military man. A lot of credit goes to him. A charismatic figure, internationally known figure, you know. So जब लड़ाई शड़ाई खत्म हो गई थी तो वो प्रेस उनसे बहुत मिलने आती थी। सो यंग गर्ल लाइक हर, you know, वो शी सेड, uncle, you know, you were the chief and you won the war, but you know, at the time of partition you are a Parsi, you had the choice to go to Pakistan. What would have happened if you had gone to Pakistan? तो उसने जोक में बोला कि my dear little girl, I would have, Pakistan would have won the war. And he laughed, ha 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 ha. But people did laugh. People were quite jealous of him for getting all that limelight, etc., etc. And I think the bureaucracy went for him hammer and tongs. He was denied his pension, he was this thing, और वो बेचारा, I mean, when he was dying, तब जाके वो वहाँ पे एक यहाँ से गए हमारे सेक्रेटरी साहब, वो भी आई डोंट थिंक इट वाज सेक्रेटरी टू लोअर लेवल, वेंट एंड गेव हिम कि सर आपके एरियर्स हैं साहब। तो उसने बोला अब मैं क्या ऊपर लेके जाऊंगा और रखो अपने पास। तो सर एक बहुत बड़ा मतलब डिसरिस्पेक्ट नहीं है कितने बड़े वॉर हीरो के? Yeah, it is in a way sad that you treat your war heroes this way. You know, very strictly speaking, Sam should also possibly not have said that. But he was talking to a kid. Yeah. You see, you were talking to a kid. She said, "Uncle," you know, this thing, and so he just cracked a joke. अब उसने बेचारी ने, she should have क्या ये ऐसा कुछ understood that क्या this is सर not ऐसा spoken out. मतलब मुझे जहाँ तक लगता है काफी लोग उनसे डरते भी थे। ऐसा तो नहीं था कि कांग्रेस वाज वेरी fearful of him बिकॉज ऐसा जैसे पाकिस्तान में आर्मी कंट्रोल, वैसे देखिए, कोई क्लियर भी था कि जब पाकिस्तान में coup हुआ,
then the Indian army was treated with great suspicion for a very long time. Right. Very long time. They were denied weapons, they were brought down in seniority and that service की जो प्रोटोकॉल होता है उसमें उसमें बहुत इन्होंने नुकसान किया, हथियार ही नहीं खरीदे. Nehru told the first British chief of the Indian army, he said, I don't need an army, general. I only need the police. तुम तो फालतू, I don't need, I would like to disband you. और उसका चलता तो उन्हें डिसबैंड कर देना था. इट वॉज सरदार पटेल हु पुट हिज फुट डाउन कि पागल मत बनो, फौज चाहिए देश के बचाव के लिए. हमें कौन अटैक करेगा, हम तो शांति के दूत हैं, अहिंसा के पुजारी हैं. 62 में तुम्हारे दांत तोड़ दिए चीन ने, तो फिर दांत संभालते फिरे अपने उस वक्त. हिंसा के पुजारी, दैट इज व्हाई आई एम अगेंस्ट गांधी. टू से दैट इंडियंस never fought this thing is a lie. ऋग्वेद में 2 बड़े भीषण युद्धों का वर्णन है. दशाराजन युद्ध, द्वादश राजन युद्ध, द वॉर ऑफ 10 किंग्स, द वॉर ऑफ 20 किंग. कहते हैं हजारों मरे थे उसमें. तब से हम लड़ते आ रहे. महाभारत क्या है, लड़ाई की स्टोरी है. रामायण क्या है, लड़ाई की स्टोरी है. पुराण किससे भरे हैं, लड़ाई से भरे हैं. मिडिल एजेस में क्या होता रहा, लड़ाई होती रही. और जब आप कमजोर पड़े, वीक पड़े, आपस में फूट हुई, तभी बाहर वालों ने आप पे आके 6 सदी राज किया. 6 सदी वो कर गए, 2 सदी अंग्रेज कर गए. ये गांधी जी की देन है ना, और उनके जैसी सोच की देन है. ये अहिंसा, परमो धर्म. सर एक एक्चुअली, क्योंकि आपकी बातों एंड करते हुए मतलब एक बात और कहूँगा, शायद एक फिलोसफर है थॉमस एग्निस, उन्होंने भी एक बात बोलती है, नेसेसिटी टू इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ एग्जिस्टेंस, वॉर नेसेसरी. इवन एपीजे अब्दुल कलाम सर ने बोला, पीस कम फ्रॉम स्ट्रेंथ. एब्सोल्युटली. यू डोंट वांट वॉर, बी स्ट्रांग. कि हम तो लड़ेंगे ही नहीं साहब, हम तो अपनी फौज डिसबैंड कर देंगे, कोई एयरक्राफ्ट नहीं खरीदेंगे, कोई जेट फाइटर नहीं खरीदेंगे, कोई बॉम्बर तो खरीद ही नहीं सकते. हाय हाय हाय, इंडियंस एंड बॉम्बर्स. ये दिस इज अ नॉनसेंस, राइट? शायद ये सवाल एपीजे अब्दुल कलाम जी से तब पूछा था जब वो न्यूक्लियर टेस्टिंग हुआ था, तो उन्होंने बोला आपने टेस्ट किया है, ये क्यों किया आपने, तब उन्होंने शायद जवाब दिया था कि आई थिंक इससे पीस मेंटेन रहता है और आप स्ट्रॉन्गर दिखते हैं लोगों के. If you are strong, you will not need to fight. But if you make yourself weak in the mistaken belief कि you are अहिंसावादी, so nobody will attack you, people will kick you. बोलते हैं ना, never spare a bender. राइट. कि तुम बेंड करो तो मैं किक मारूंगा पीछे से. So that you roll forward nicely, सो सर लास्ट क्लोजिंग नोट मैं आपको देता हूँ, कैमरा इज ऑल ऑन यू. व्हाट डू यू वांट टू से, आई वांट यू टू गिव अ क्लोजिंग नोट टू. I have a message, please. Please convey it to मोदी जी. मोदी जी, आपने इस देश को, जो नेताजी का स्टैचू था, आप ही राजपथ जो कर्तव्य पथ है पे लेके आए. इंडिया गेट के पास जहां किंग जॉर्ज 5 का स्टैचू होता था, आज नेताजी की मूर्ति है 28 फुट की, 80 टन की. थैंक्स टू यू. प्लीज कंप्लीट दिस अनफिनिश्ड सेक्रेड ड्यूटी बाय क्रिएटिंग एक शहीद स्मारक आजाद हिंद फौज के 26,000 शहीदों के लिए बनवा दीजिए. उनकी आत्माएं भटक रही हैं, उनको शांति मिलेगी, हमको क्लोजर मिलेगा. अगर आप ये मैसेज पहुंचा सकते हैं, मैंने अपने ट्वीट्स भी किए हैं, सब कुछ किया है. वो जो वीडियो है जिसमें वो अंग्रेज बॉम्ब लगा के उड़वा दिया उन्होंने आजाद हिंद फौज का शहीद स्मारक, 75 साल हो गए, आज तक नहीं बना. लेकिन भारत के मूल के जो लोग सिंगापुर में हैं, कोई 1980 की दशक में उन्होंने अपनी जेब से पैसे खर्चे किए और वहां पे एक नया शहीद स्मारक आजाद हिंद फौज का बना दिया है, इन द शेप ऑफ अ हिस्ट्री बुक. आपसे नहीं बना, आपके पास पैसे नहीं है क्या? अरे साहब, वी आर द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. हमारे पास पैसों की कमी है? 2 पार्लियामेंट्स हैं हमारे पास. हम नया सीजीओ कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, भारत मंडपम खड़े हो रहे हैं, ये खड़े हो रहे हैं. एक शहीद स्मारक नहीं खड़ा हो सकता? हो सकता है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हो के रहेगा. प्लीज गेट ऑन टू योर, यू आर ऑल एम्पावर्ड. विद द हेल्प ऑफ अ माउस यू हैव बिकम टाइगर्स. Get on to the social media and say, we want a शहीद स्मारक. आजाद हिंद फौज के लिए हमें शहीद स्मारक चाहिए. हमारे शहीदों को उनकी आत्मा शांति के लिए
ये श्रद्धांजलि देना अनिवार्य है। पितरों के लिए भी शांति के लिए हम पिंडदान करते हैं। आपने नहीं किया है पिंडदान, वो 26,000 शहीदों का, एज अ नेशन, एंड यू नीड टू डू इट। Atone for it by making a grand national war memorial for the Indian National Army, आजाद हिंद फौज के लिए एक शहीद स्मारक दिल्ली में। नहीं साहब, हमने चावड़ी बाजार कलकत्ता के बना दिया, जहां पे कि गाय खाती है, चारा शारा चलती है। नेताजी के स्टैचू विचारों के आपको वहीं तक मिल रहे थे ना, शक्ति स्थल, ये स्थल, शांति स्थल, ये समाधि, वो समाधि, 100 एकड़, 200 एकड़, 300 एकड़, कहीं नहीं गया। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि ये आइडियोलॉजी गलत कर दी। प्लीज कॉम्पेंसेट फॉर दिस। जय भारत, जय हिंद।